नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 2023, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जा रहा है, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश हुआ और पास हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही के इंतजार के दौरान लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के भाषण पर नजर पड़ी और मैं पढ़ने लग गया। उन्होंने सदन में मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों और रूपकों का इस्तेमाल किया है, उससे एक सवाल पैदा होता है। अगर यही सब रूपक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल हों तो क्या सदन की कार्यवाही में इन्हें रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आप चलते चलते नहीं दे सकते हैं। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि यह बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। गजब की यह पंक्ति है। क्या केवल 8 साल की सरकार को बांधने के चक्कर में पूरा संघीय ढांचा बदला गया? क्या बिधूड़ी यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें समस्या सरकार से है, उस पार्टी से है जो उस सरकार में है? बिधूड़ी के भाषण में एक और बात नोट करने लायक है। उन्होंने दिल्ली की सरकार को अधर्मी कहा है। यह विधेयक अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया। इसके बाद भाजपा सांसद अपने भाषण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से करते हैं। यही नहीं, सांसद महोदय एक मुख्यमंत्री की मानसिकता से लेकर शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हैं, चाहे इशारे में किया या साफ साफ किया। मगर जब आप किसी को बौना कहते हैं तो यह उचित नहीं है। रंग रूप और कदकाठी का हवाला देकर किसी का भी मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, वो भी संसद में। बिधूड़ी के ही ये शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। सभापति जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुख है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का, उसी नकारात्मक मानसिकता का एक व्यक्ति इस दिल्ली में दुर्योधन के रूप में बैठा हुआ है। फर्क इतना है कि वह दुर्योधन लंबा चौड़ा था, यह दुर्योधन थोड़ा बौना है। दूसरा, उसके पास शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। जब छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं, तब जनसेवा में लगे व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। असंसदीय शब्दों की सूची देख रहा था। उनमें जुमलाजीवी है, चोर, जयचंद, नकारा तक है। आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब नकारा का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कायर का कैसे कर सकते? जुमलाजीवी असंसदीय शब्दों की सूची में डाला गया है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता रहा है। 2014 के पहले तो यह शब्द था ही नहीं। यह शब्द तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को आंदोलनजीवी कहा। हमारे राजनेता बखूबी जानते हैं कि संसद के भीतर बोले जाने वाले शब्द अलग होते हैं, तभी तो असंसदीय शब्दों की सूची बनती है। जो शब्द संसद के भीतर मान्य नहीं है उसे आप सड़क पर तो बोल सकते हैं, मगर सड़क पर जो भी बोल सकते हैं उसे आप संसद में नहीं दोहरा सकते। क्या किसी मुख्यमंत्री को संसद के भीतर औपचारिक भाषण में बौना दुर्योधन कहना उचित है? दुर्योधन कोई महान नहीं था कि उसकी तुलना में अरविंद केजरीवाल को बौना कहा जा रहा है। जाहिर है परोक्ष रूप से उनके छोटे कद पर टिप्पणी की गई जो किसी भी तरह से मर्यादित नहीं है। यही ने मुख्यमंत्री का विरोध करने के साथ साथ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी सरकार को अधर्मी कहते हैं, विपक्ष के गठबंधन को सनातनी विरोधी कहते हैं। यह एक नया क्वालिफिकेशन है विपक्ष के विरोध का, वह भी संसद के भीतर। देखते देखते भाषा कितनी बदल गई है। जो मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद हनुमान मंदिर जाते हैं, दिवाली के समय गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं, उन्हें भी सदन के भीतर सनातनी विरोधी कहा जा रहा है। और यह सब कहा जा रहा है दिल्ली सेवा विधेयक के समर्थन में। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के भाषण की कॉपी लेकर आप भी पढ़िए। हमने लोकसभा की वेबसाइट से ली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को बौना, दुर्योधन, सनातनी विरोधी ही नहीं कहा गया, छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट और कायर भी कहा गया। किसी नेता को कायर कहना संसदीय शब्द है या असंसदीय, यह तो स्पीकर ही बता सकते हैं। बात विधेयक की हो रही है, कानून की हो रही है। भाषण के शुरुआती हिस्से से बिल के बारे में कम पता चलता है। सांसद महोदय मुख्यमंत्री के चरित्र के बारे में व्याख्या करते नजर आते हैं। रमेश बिधूड़ी सभापति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता बताता हूं। कई बार बौने दुर्योधन का इस्तेमाल करते हैं, फिर गिनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में
सीसीटीवी लगाने, वाईफाई लगाने, स्कूल से लेकर शौचालय बनाने को लेकर जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। अब मैं रमेश विधुड़ी के भाषण का अगला हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। वे कहते हैं कि सभापति जी, कृष्ण भगवान ने भी अहंकार में पड़े दुर्योधन को बार बार यह कहा था कि पांडवों को 5 ग्राम दे दो, और दुर्योधन ने बोला कि उन्हें एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। उन्हें जनप्रतिनिधि के सेवा भाव के साथ काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है? मैं दिल्ली का मालिक हूं, ना खाता ना बही, जो यह कहे वह सही। वह कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए। सभापति जी, यह गुंडागर्दी, दादागिरी का परिचायक बन रहा है। बौना दुर्योधन कहना काफी नहीं था। अब सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री को सदन के भीतर गुंडागर्दी और दादागिरी का परिचायक बताने लगते हैं। रमेश विधुड़ी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं है। यह इतना कायर है कि अपने ऑफिसरों से साइन कराता है। ऑफिसर मरने के लिए क्यों साइन करेंगे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं साइन करेगा? इसके बाद वे कई बार कायर कहते हैं। यह आपको तय करना है कि सदन के भीतर आलोचना की भाषा सही है या नहीं। तब फिर आपको यह भी देखना चाहिए कि विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया है। इज इक्वल टू की थ्योरी लगाकर आप इसे सही तो कह देंगे, लेकिन सदन की गरिमा का क्या होगा, इसकी भी चिंता कीजिएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने 2 सवालों के जवाब दिए लोकसभा में। एक, कि इस विधेयक को लाने का अधिकार है या नहीं केंद्र को, और क्या यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध लाया गया है। अमित शाह नियमों का हवाला देते हुए कहते हैं कि दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विद असेंबली है। यह राजधानी क्षेत्र है और संसद को किसी भी भाग के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। कमाल की बात यह थी कि बीजेपी के नेता दशकों से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग करते रहे। अमित शाह ने नेहरू, अंबेडकर और पटेल का नाम लेकर 2 बार गिनाया कि इन लोगों ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। अब बीजेपी भी विरोध कर रही है। अमित शाह ने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों मांग रही थी और अब क्यों विरोध कर रही है। क्या नेहरू से सहमत होने के लिए? इसी तरह संसद भवन के उद्घाटन के समय सेंगोल को सही ठहराने के लिए, उसके आसपास कथाओं को बुनने के लिए नेहरू का सहारा लिया गया। शायद यह दूसरा मौका होगा जब नेहरू का हर बात में विरोध करने वाली बीजेपी नेहरू का इस्तेमाल कर रही थी। काफी ऐतिहासिक टाइप लगा। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। तब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कम से कम डॉक्टर हर्षवर्धन को ही दिल्ली में घूम घूम कर बताना चाहिए कि बीजेपी ने क्यों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग और वादे को छोड़ दिया। उससे पहले 1993 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा में पूर्ण राज्य की मांग का मुद्दा उठाया था और इस मांग को चुनावी प्रचार में शामिल किया गया था। अब बीजेपी पूर्ण राज्य का विरोध कर रही है, वह भी नेहरू और पटेल का नाम लेकर। यह भी याद रखना चाहिए कि वाईएसआर कांग्रेस ने लोकसभा में बिल का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि हम इसका समर्थन तो करते हैं, मगर उम्मीद भी करते हैं कि इसे कहीं और दोहराया नहीं जाए। तो इस तरह से समर्थन जुटाया गया। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने 3 बातें प्रमुखता से कही हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि यह बिल उपराज्यपाल को असीमित विवेकाधीन शक्तियां देता है। अभी तक राज्यपाल और उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह लेनी पड़ती थी। अफसरशाही को जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है कि मंत्री का फैसला सही है या नहीं अफसर तय करेंगे। यह बिल जितनी अथॉरिटी और निगम है दिल्ली सरकार के पास, उनके चेयरमैन की नियुक्ति का अधिकार केंद्र को सौंप देता है। यह बिल पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। सभा में अमित शाह के भाषण से उन बातों पर खास रोशनी नहीं पड़ती है जिसे कोर्ट ने कहा। पता चलना चाहिए था उनके भाषण से कि सरकार क्यों उन बातों के विरोध में है। भाषण का बड़ा हिस्सा राजनीतिक टिप्पणियों में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार का सेवाओं पर कोई अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 239A दिल्ली में विधानसभा की परिकल्पना करता है, जिसका यहां के मतदाता चुनाव करते हैं। इस आर्टिकल की व्याख्या लोकतंत्र में प्रतिनिधि की कल्पना के अनुसार ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली सरकार भी चुनी हुई सरकार है
अगर इसके अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधिकारों का विस्तार होता है तो यह संवैधानिक ढांचे के खिलाफ होगा। अगर प्रशासनिक सेवाओं को कार्यपालिका और विधायिका से अलग कर देंगे तब मंत्रियों का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा जिन्हें कार्यपालिका के फैसले को लागू करना है। अगर अधिकारी मंत्रियों की सुनना बंद कर देंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अफसरों पर अधिकार नहीं दिया जाएगा तो जवाबदेही का त्रिस्तरीय ढांचा बेकार हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी रमेश बिधूड़ी की तरह केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा कि विपक्ष अपनी एकता के लिए इन आरोपों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि कौन से आरोप साबित हो गए हैं। अगर इन आरोपों के लिए यह विधेयक लाया गया है तो फिर बहुत ही कमजोर दलील है। महाराष्ट्र में एनसीपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। अजीत पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच कर रहा है, तब भी बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाती है और उप मुख्यमंत्री बना देती है। यही नहीं, अमित शाह कहते हैं कि अजीत दादा ने अब सही जगह पर आए हैं वो, और मगर आने में देरी कर दी। तो क्या केजरीवाल के खिलाफ यह कानून इसलिए बनाया गया कि वे अमित शाह के तय किए हुए सही जगह पर नहीं आए हैं? को बेड़ियां और पवार को रेवड़ियां, आरोप दोनों जगह एक ही हैं भ्रष्टाचार के, मगर अमित शाह का नजरिया दोनों के लिए अलग अलग है। इस बिल के विरोध में लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह ललन का भाषण चर्चा में है। ललन सिंह ने पहली ही बात कही कि अमित शाह ने यह नहीं बताया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह ने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 19 मई को कोर्ट बंद होता है और उस दिन केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है। जब केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है तब अध्यादेश क्यों लाती है? क्या इसी तरीके से लोकतंत्र चलेगा? पिछले दरवाजे से दिल्ली पर शासन करने की कोशिश की गई है। ललन सिंह ने ठोस चुनौती पेश की। कहा कि गृहमंत्री कहते हैं कि दिल्ली में जो सरकार है वह सेवा का काम नहीं कर रही है। आप कौन से काम की व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली की एमसीडी सभी को मिलाकर एक एमसीडी किया। यह केंद्र सरकार के बारे में ललन सिंह कह रहे हैं कि सभी को मिलाकर एक एमसीडी किया, तो आपका क्या हश्र हुआ? आप दिल्ली की एमसीडी के चुनाव में भी हार गए, फिर भी आप बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 239 AA और 2018 के संविधान पीठ के फैसले के आलोक में कहा है कि उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा। हम मानते हैं कि कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधित मामलों को छोड़कर सेवाओं के ऊपर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCTD का ही अधिकार है। उपराज्यपाल को मंत्री परिषद का निर्णय मानना होगा। राज्यसभा में विपक्ष की एकजुटता खूब देखी गई। कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस विधेयक को संघवाद पर हमला कहा। दिल्ली के मुद्दे पर विपक्ष कभी इस तरह से एकजुट नहीं रहा। अमित शाह ने अपने बिल के समर्थन में नेहरू अंबेडकर पटेल को कोट किया तो राजद सांसद मनोज झा ने उसे पकड़ा और कहा कि नेहरू के टाइम में सार्वजनिक क्षेत्रों पर कितना ध्यान दिया जाता था, आज बेचने पर ध्यान दिया जाता है। आज तो हकीकत बदल गई है। 1956 की दिल्ली और आज की दिल्ली में बहुत फर्क आ गया है। मनोज झा ने आम आदमी पार्टी की भी आलोचना की और कहा कि कश्मीर चल रहा था, आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन ले लिया। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। आज मैं कह रहा हूं, कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। अगर अफसरशाही मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो क्या ये अराजकता को जन्म नहीं देगी? मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रपति को भी विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल की सलाह पर चलना होता है। इस विधेयक में तो आत्मविहीन विवेकाधीन शक्तियां उपराज्यपाल को दी जा रही हैं। सीपीएम के विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि संविधान सभा में कहा गया था कि राज्यपाल सत्ता का एक और केंद्र नहीं हो सकता है। राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर फैसला लेना होगा। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने अपने भाषणों में तमाम आशंकाओं को पेश किया। सरकार के भाषणों में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या कहीं पीछे छूट गई। बस एक ही कमी रह गई है, उपराज्यपाल का नाम बदलकर मुख्यमंत्री नहीं किया गया है। अब कानून बन गया है, एक चुनी हुई सरकार अधिकारियों के तबादले नहीं कर सकती। एक मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार होगा
तो दिल्ली में कौन सा ऐसा संकट आ जाता जिससे केंद्र सरकार प्रभावित हो जाती? यह सब साफ नहीं हुआ। आप खुद भी लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर सभी के भाषणों को पढ़िए, पढ़ना चाहिए। इस बिल के बाद दिल्ली की जनता जो भी सरकार चुनेगी उसका बॉस उपराज्यपाल होगा। एक तरह से दिल्ली की जनता एक ऐसी सरकार चुनेगी जो उपराज्यपाल के लिए काम करेगी। उपराज्यपाल को दिल्ली की सरकार मुबारक। आज अधिकारियों को दिल्ली की एक सरकार मिली है जो उनका तबादला तक नहीं कर सकती है। अधिकारियों को बॉस के रूप में एक उपराज्यपाल मिला है जो हो सकता है कि उनमें से ही किसी एक को बना दिया जाए। लोकतंत्र एक दिन में नहीं जाता है, जाते जाते जाता है। नमस्कार।